ते देवान् यज्ञेन बोधय। वेद एवं संस्कृति के उपासक ज्ञान पिपासु सामाजिकगण, वेद विचार प्रवाह हम आरंभ कर रहे हैं। उसमें आज सूर्य सिद्धांत, जिसे ज्योतिष कहा जाता है, उस पर हम विचार करेंगे। सूर्य सिद्धांत क्या है, इस पर विचार करते हैं। सूर्य सिद्धांत इस विषय का नाम इसलिए रखा गया होगा क्योंकि हम सौरमंडल के सदस्य हैं। सूर्य हमारे कुल के मुखिया हैं, जिसे हम सौर परिवार कहते हैं। इसलिए सूर्य हम भूलोकवासियों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। सूर्य आत्मा जगतः तस्थुषः, ऐसा वेद में लिखा है। सूर्य जड़ और चेतन की आत्मा है, अर्थात सूर्य है तो हमारा अस्तित्व है, सूर्य नहीं है तो हमारा अस्तित्व नहीं है। इसलिए ये जो ज्योतिष जिसे हम कहते हैं, ये सूर्य सिद्धांत इस नाम से आचार्यों ने पुकारा होगा। और सूर्य सिद्धांत में क्या क्या बातें आती हैं? भूगोल, खगोल, भूगर्भ, वास्तु, उसके पश्चात जितने गणित हैं, गणित के बिना ग्रह नक्षत्रों की गतियाँ, इनकी गणना, जीवन यात्रा संभव नहीं है। इसलिए अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित आदि जो विषय हैं, ये सब सूर्य सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, ऐसा आचार्यों का कथन है। अब ये जो सूर्य सिद्धांत है, ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है? ज्योतिष शब्द आप बहुत सुनते हैं, ये प्रचलित है, तो अब हम ज्योतिष शब्द का ही अपने इस विचार प्रवाह में अधिक प्रयोग करेंगे। देखिए, ये जो ज्योतिष सिद्धांत है, इस समय इसकी दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं, विशेषकर भारत में। एक तो वो लोग हैं जो परंपरावादी हैं, सनातन विचारधारा के पोषक हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित हैं और पश्चिमी जो खगोल शास्त्री हैं उनको अधिक मान्यता देते हैं। दोनों जो विचार हैं, इन पर हम पहले विचार करते हैं कि जो परंपरावादी हैं वो ज्योतिष को ये मानते हैं कि ये जितने ग्रह नक्षत्र आदि हैं, ये हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। ज्योतिष का जो भाग फलित है, उस पर ये अधिक बल देते हैं। ये शनि, ये राहु, ये केतु, ये शब्द बहुत प्रचलित शब्द हैं। ये शनि का दुष्प्रभाव है, ये राहु का दुष्प्रभाव है, ये केतु का दुष्प्रभाव है, ये आप जनमानस में सुनते हैं। आधुनिकतावादी कहते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो, उस दिन आप देखिए कि दूरदर्शन पर, विभिन्न संचार माध्यमों पर इस पर परिचर्चाएं होती हैं। तो जो परंपरावादी हैं, जो फलित के उपासक हैं, वो कहते हैं कि बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। और दूसरे कहते हैं कि नहीं, ये तो केवल प्राकृतिक घटनाएं हैं। इन दोनों विचारधाराओं के मध्य का जो मार्ग है, मैं उसका पोषक। जो कहते हैं फलित की बातें, ये ग्रह नक्षत्र, ये राशियां, ये राहु केतु, ऐसी जो बातें ज़्यादा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये फलित की बात कह करके सामान्य जो मनुष्य है, जो इन पर विचार नहीं करता, केवल अपने जीवन यात्रा में ही लगा हुआ है, उसको या तो लोभ देते हैं या उसको भयभीत करते हैं, और उसके माध्यम से
वो अपनी आजीविका चलाते हैं। जन्म कुंडलियाँ ये सब उसी का भाग है। जन्म कुंडली क्या है? जन्म पत्र है कि जिस दिन किसी व्यक्ति का जन्म हुआ उस दिन खगोल में ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति थी, यानी वो कहाँ पर थे। ये क्या है? उनकी जन्म की तिथि है, जन्म पत्रिका है, जिससे कि पता रहे कि इस व्यक्ति की आयु कितनी हो गई, वो कब हुए थे। क्यों? ग्रह जो नक्षत्र हैं ये नियमानुसार गति कर रहे हैं। इनकी गति को जान करके हम जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति 5 साल का हो गया, वो 5 साल 3 महीने का हो गया, वो 8 साल का हो गया, आज से 20 साल पहले ऐसी घटना हुई थी। तो ये सारी चीज़ें ये जन्म पत्र कहलाता है। ये बनाई गई थी, लेकिन इसको फल से जोड़ करके इसका मुझे लगता है दुरुपयोग अधिक किया जा रहा है। यानी प्रभाव पड़ता है, चंद्र का प्रभाव पड़ रहा है हम पर, सूर्य का प्रभाव पड़ता है। आप देखते हैं सबसे निकट दो ये महान विभूतियां हैं, लेकिन मुझे लगता है राई का पहाड़ बना दिया जाता है फल के साथ जोड़ करके इसको। यदि राई का पहाड़ नहीं तो राई का समझो आलू जरूर बना दिया जाता है। यानी राई जितना प्रभाव है उसको आलू जितना बड़ा दिखाया जाता है। उससे हर मनुष्य क्या सोचता है? लाभ चाहता है, हानि नहीं चाहता, और अपने लाभ के लिए फिर इनके वशीभूत हो जाता है। दूसरी तरफ जो लोग हैं आधुनिक जो खगोल शास्त्री हैं, वो अंतरिक्ष में तो बहुत दूर दूर तक चले गए, नक्षत्रों की खोज कर ली है जी। जितने भी हमारे ग्रह हैं, सूर्य परिवार के सदस्य हैं, उनके चंद्रमाओं तक पहुंच गए हैं। उन चंद्रमाओं पे कैसा वातावरण है वहां तक की जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं, और कितनी कर ली हैं। ब्लैक होल के बारे में उन्होंने जान लिया है, डार्क मैटर के बारे में उन्होंने जान लिया है, और जानने का प्रयास कर रहे हैं। आकाश में बड़ी बड़ी दूरबीनें उन्होंने स्थापित कर दी, उनसे आकाश गंगा और आकाश जो गंगाएं हैं, निहारिका जिन्हें हम कहते हैं, गैलेक्सियां जिन्हें हम कहते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। यहाँ से प्रकाश वर्षों की दूरी पर जो तारे हैं, सूर्य हैं, उसी के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देखो प्रकाश वर्ष क्या है कि एक वर्ष में प्रकाश की गति कितनी है, यानी कितनी दूरी तक प्रकाश पहुंच जाता है। तो एक वर्ष में 60 खरब मील, एक वर्ष में प्रकाश 60 खरब मील तक पहुंच जाता है। तो हमारे जो भूगोल है, भूमि है, इससे प्रकाश वर्षों की दूरी पर जो नक्षत्र हैं, जो तारे हैं, उनके बारे में भी जानकारियां पा रहे हैं। उन्होंने इतनी प्रगति कर ली, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे जो खगोल शास्त्री हैं, ज्योतिर्विद हैं परंपरा के, उनको आप देखिए, वो इन बारे में इतना जानकारी नहीं रखते। उनसे बात करके देखें आप। जबकि हमारा जो ज्योतिष था, प्राचीन वैदिक ज्योतिष था, वेदांग ज्योतिष था, वो बहुत उन्नत था। पश्चिम ने तो अभी कुछ 100 वर्षों से प्रगति की है। गैलीलियो, ब्रूनो जी, हेली आदि कितने जो लोग हुए, इनका इतिहास क्या है। लेकिन पश्चिम की इसमें प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने गणित ज्योतिष में आज के समय में बहुत उन्नतियां कर ली। संसार के विभिन्न हिस्सों में उन्होंने बहुत बड़े दूरवीक्षण यंत्र, दूरबीनें जिनका बहुत बड़ा व्यास है, वो स्थापित करके, और वो पूरे खगोल को आज आलोड़ित सा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फल की विद्या में नहीं पड़े। हमारे पास उनसे पुराना ज्ञान था, अब भी है, लेकिन जिनको ये ज्ञान था उन्होंने ऐसे ब्रह्मांड को या सौर मंडल के अन्य ग्रहों को जानने के लिए ऐसा प्रयास नहीं किया।
और वो केवल टके की विद्या बना करके ज्योतिष को दबा करके बैठ गए हमारे। आप देखिए, आज का खगोल शास्त्री दूरबीन के माध्यम से आकाश में जो उन्होंने दूरबीनें स्थापित कर रखी हैं उनके माध्यम से जान पा रहा है ग्रहों की गतियों को, नक्षत्रों को जान रहा, आकाश गंगाओं को जान रहा है। लेकिन प्राचीन काल में, मैं नहीं कहता ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा कोई उल्लेख नहीं आता कि उनके पास ऐसी दूरबीनें थी। हम मानते हैं कि ऐसी नहीं थी। फिर भी उन्होंने किन साधनों के माध्यम से या अपनी मेधा बुद्धि के माध्यम से कैसे कैसे गणनाएं करके ग्रह नक्षत्रों की गतियों को जाना, राशियों की स्थितियों को जाना, और वो सारा हमारे सूर्य सिद्धांत में लिखा हुआ है। तो वहां से प्रगति होनी चाहिए थी, लेकिन वो प्रगति नहीं की, हम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ही जिनको ये विद्या आती थी उन्होंने इसको आजीविका का साधन बना लिया बस, कि लोगों को ग्रह नक्षत्रों की लाभ हानियां, ये आपके अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, इसका दोष है, इसका निवारण करेंगे, ऐसा हो जाएगा, जन्म पत्रियां, इन्हीं चक्रों में स्वयं फंस गए और संसार को फंसा के रखा और प्रगति नहीं करी। और पश्चिम जिनने हमसे बाद में सूर्य सिद्धांत को जाना समझा, वो कहां से कहां निकल गए। लेकिन वहां भी एक दोष रह गया, पश्चिम में भी। क्या दोष रह गया? जो मैं मानता हूं मेरी दृष्टि से क्या होना चाहिए, मैंने कहा ना कि हम प्राचीन जो ज्योतिर्विद हैं और आधुनिक जो खगोल शास्त्री हैं उनको भी हम ज्योतिर्विद कह सकते हैं, उनके मध्यम मार्ग पर विचार करेंगे। उन्होंने तो फल की विद्या को राई से पहाड़ बना दिया कि इतना प्रभाव पड़ता है, राई जितना प्रभाव पड़ता है, और उसको बता दिया पहाड़, उसको बता दिया कद्दू, उसको बता दिया आलू जैसा बड़ा, राई जितने प्रभाव, और ये कहते हैं कि कुछ होता ही नहीं। अब आप स्वयं विचार करें कि यदि नहीं होता तो आप जो अहोरात्र है, दिन रात है, जिसे हम 24 घंटे कहते हैं, उनमें रात्रि का हम शयन करते हैं, रात्रि को जब शयन करते हैं तब से लेकर के उठने तक कितने विभाजन हैं। ज्यों ही हम उठते हैं प्रभात काल में, उसको सबसे पहले, शाम प्रभात शब्द का मैंने इसलिए प्रयोग किया कि समाज में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके भेद हैं। जो ऋतंभरा बुद्धि का है, योग बुद्धि का व्यक्ति है, जो साधक है, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। मनु ने लिखा ब्राह्मे मुहूर्ते प्रबुद्धेत धर्मार्थो चानु चिंतयेत, हर एक व्यक्ति के लिए लिखा है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ऐसा आचरण नहीं कर पाता। तो कुछ सात्विक बुद्धि के लोग जो संसार से थोड़े से ऊपर उठे हुए हैं, वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। एक वो काल है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद कौन सा काल होता है? उषा काल। पूर्व में प्रकाश, अंधकार में भी आपको पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की अपेक्षा पूर्व में अधिक प्रकाश दृष्टिगोचर होता है, वो उषा काल है। उषा काल के बाद प्रभात आता है, तारे जो हैं वो अपना बिस्तर समेटने लगते हैं और सूर्य जो है वो अपने आगमन की तैयारी कर रहा होता है। वो जो 2 घड़ी का समय है, संधि वेला है प्रातः काल की, वो प्रभात कहलाता है। जब सूर्य उदय हुआ, जिस समय उसको हम अर्घ देते हैं, वो प्रातः है। उसके पश्चात हम पूर्वाह्न, अहन मानी दिन का पूर्व भाग, मध्याह्न दिन का मध्य भाग, अपराह्न दिन का अपर भाग, और उसके पश्चात सायं, सायं के पश्चात सायं संधि, जिसे गोधूली वेला कहते हैं। पशु पक्षी, मनुष्यों की छोड़िए, मनुष्यों ने तो वो सारी व्यवस्था तोड़ दी है, स्वयं अपने घरों को चलने लगते हैं और अंधकार से पूर्व अपने आवास में, अपने घोंसलों में, अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। वो सायं संधि है। उसके बाद प्रदोष काल है। प्रदोष काल के बाद रात्रि है। रात्रि में जब हम सोते हैं,
उसके पश्चात निशीथ है, गहरी रात्रि, और फिर वही ब्रह्म मुहूर्त। यानी काल के एक अहोरात्र में इतने विभाजन है। ये विभाजन क्यों किए हमारे पूर्वजों ने? हम भी, बहुत से लोग इनमें से अधिकतर कालों को अपने जीवन में व्यवहार में लाते हैं और उन अनुसार कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सूर्य है, ये जो चंद्र है, इसके अनुसार भूलोक पर जितने भी प्राणी हैं, वनस्पति जगत है, मनुष्य तो है ही, उन सब पर इनका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये जो 24 घंटे का है, अहोरात्र, दिन और रात है, उसमें हमने इतने विभाजन कर लिए। क्यों कर लिए? क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग ये जो अवधि है काल की, इसमें अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो ये तो प्रत्यक्ष आप देखते हैं। दोपहर गर्मी का दिन है तो हम क्या करते हैं? भाई जल्दी काम कर लो, फिर दिन में काम नहीं होगा, धूप लगेगी। 4 बजे उठ करके काम करने लग जाते हैं। अरे भाई 5 बज गए, अब तो चलो सायंकाल का समय हो गया, अब तो धूप कम हो गई होगी, गर्मी कम होगी, थोड़ा काम कर लेते हैं। हम घर के अंदर से बाहर निकलते हैं ज्येष्ठ और आषाढ़ में। ऐसे ही शीत ऋतु में, अरे बच्चों धूप निकल आई, अब तो उठो, अब तो बिस्तर छोड़ो, थोड़ा सा काम करो भाई, चलो उठो, कपड़े कम करो, ये काम करो, ये काम करो। ऐसा हम करते हैं। ये क्या? ये प्रभाव तो है ही। ऐसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, अष्टमी है, ये सब क्या है? ये अलग अलग तीनों जो पिंड हैं, पृथ्वी, सूर्य और चंद्र, इनकी अलग अलग अवस्थाएं हैं। अमावस्या को सूर्य और चंद्र 0 डिग्री पर होते हैं, 0 अंश पर होते हैं, यानी हमसे दोनों एक तरफ होते हैं। उस दिन आप देखिए कितना प्रभाव पड़ता है। समुद्र में जाके देखिए, समुद्र से छोटे जो जलाशय हैं बहुत बड़े बड़े, उनमें आप जाके देखिए कितना प्रभाव पड़ता है। जब ग्रहण की जब बात आएगी, अमावस्या पूर्णिमा आएगी, तो मैं विस्तार से बताऊंगा। उसके पश्चात पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्र पृथ्वी से 180 के कोण पर होते हैं, यानी एक उससे पूर्व में और एक पश्चिम में होता है। और अष्टमी के दिन 90 अंश का कोण बनता है, सूर्य, चंद्र और पृथ्वी। तो ये जो हमारे यहाँ परंपराएं हैं, अमावस्या को हल नहीं चलाते थे। मुझे याद है हमारे दादाजी उस दिन हल नहीं चलाते थे, हमारी दादी जी उस दिन चक्की नहीं चलाती थी। चक्की तो दादी नहीं चलाती थी, वो दही रिड़कती थी, दूध के लस्सी बनाती थी, घृत निकालती थी, मक्खन निकालती। वो उस दिन नहीं, माता हमारी चक्की चलाती। तो नहीं, उस दिन ये कार्य नहीं होंगे। हम आचार्य कुल में गए, वहाँ पढ़े, आज अमावस्या है भाई, अब तो ये बातें समाप्त हो गई। कुछ स्थानों पर ऐसा देखने को मिला कि आज अनध्याय होगा, आज अध्याय नहीं होगा, पाठ नहीं होगा। कारण क्या? क्योंकि प्रकृति अन्य दिनों की भांति सम नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं है। ये जो प्रकृति की विभूतियां हैं, सूर्य और चंद्र, इनकी जो खगोल में अवस्था होती है, उसका सबसे अधिक हम पर प्रभाव पड़ता है। तो पश्चिम इस चीज को नहीं मान रहा, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल छोड़ दिया। लगभग जब मैं उनकी बातें सुनता हूं तो उससे लगता है हमारे वालों ने इसको इतना ज्यादा जटिल बना दिया, इतना भयभीत कर दिया कि हम डर गए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जितना है उससे बढ़ा चढ़ा करके लाभ या इसकी हानि बताई जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमने ज्योतिष पर विचार करना है। ये जो हमने वैदिक विचार प्रवाह आरंभ किया है, इस पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करना है। इसलिए हमने परिषद बना रखी है, वेद अध्ययन एवं अनुसंधान परिषद। इसके माध्यम से प्राचीन जो भारतीय ग्रंथ हैं, विद्याएं हैं, वेद आदि, वेद के व्याख्यानभूत ग्रंथ हैं, उनमें प्रतिपादित जो तथ्य हैं, लोक में जो परंपराएं हैं जिनकी अभी मैंने चर्चा की, इन पर हम विचार करेंगे आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से।
कि कौन सी बातें मेल खाती हैं, और उससे हमें वो जल्दी बात समझ में आएगी और हम ग्रहण कर पाएंगे। तो उसी प्रयास में आज हम ये बात आपसे कर रहे हैं। देखिए, मेरे बहुत मित्र हैं चिकित्सा जगत से जुड़े हुए, जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, अलग अलग विषयों के, हमारे उनसे बात होती है। हमारे आयुर्वेद में आहार विहार जीवन शैली पर बहुत बल दिया गया है। अब कोरोना में आप देखिएगा, भारत में कोरोना इतना दुष्प्रभावी नहीं हुआ जितना कि पश्चिम जगत में, पश्चिमी जो जीवन शैली है वो जिनमें बहुत ज़्यादा है, उन स्थानों पर भारत में भी वो लोग ज़्यादा प्रभावित हुए। लेकिन भारत में जो परंपरावादी थे, या आयुर्वेद या भारतीय जीवन शैली, वैदिक परंपराओं के जो पोषक थे, जिनके जीवन में वैदिक जीवन शैली है, वो इतने इसके दुष्प्रभाव में नहीं आ पाए। तो जब ये चर्चा होती है तो वो कहा करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं जाता। जैसे आप ज़्यादातर देखोगे जो चिकित्सक हैं वो समय पर नहीं सोएंगे और देर से उठेंगे। रात्रि को क्या खाना है, प्रातः क्या खाना है, ग्रीष्म ऋतु में क्या खाना है, वर्षा में क्या खाना है, हेमंत और शिशिर में क्या खाना है, इस पर उनके यहाँ लगभग विचार नहीं होता। ऐसे ही जैसे कि चिकित्सा जगत ने आज क्या है, जैसे आयुर्वेद में भी ये स्थिति है। आयुर्वेद कितना उन्नत था पहले, एलोपैथी तो 200-250 वर्ष से है, लेकिन एलोपैथी में लोग क्या करते हैं, अपने से पहले से और ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं और ज़्यादा शोध कर रहे हैं। और आयुर्वेद में आप देखते हैं, मैंने अपने जीवन काल में देखा कि जहाँ जो चीज़ें थी वहीं के वहीं हैं, उसमें प्रगति नहीं हो रही। हमारे यहाँ आयुर्वेद या ज्योतिष जितनी विद्याएं क्या कहते हैं, देखो उन ग्रंथों में ऐसा लिखा है, देखो उन आचार्यों ने ऐसा कहा है। यानी प्राचीन जो बात जितनी प्राचीन है, जो आचार्य ऋषि जितना प्राचीन है उतना वो प्रामाणिक माना जाता है। और वर्तमान जो पश्चिम से जो शिक्षा पद्धति आई उसमें क्या कहते हैं, लेटेस्ट ये है, आधुनिकतम ये है। इसका मतलब क्या है कि वो उसमें और जोड़ते जा रहे हैं और प्रगति कर रहे हैं। तो हमारी जो ज्योतिष विद्या है उसमें प्रगति न होने का कारण ये हुआ कि हमने प्राचीन को ही सब कुछ मान लिया। प्राचीन बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो दिया वो मनुष्यों ने दिया। तो हम क्यों न उसी में और अगर आगे बढ़ें और उस पर विचार करें और इस विद्या को मानव कल्याण के लिए और उन्नत करें। तो आधुनिक जो ज्योतिर्विद हैं, खगोल शास्त्री हैं, वो ऐसे ही इनके प्रभाव को नकार करके जीवन में होने वाले जो लाभ हैं, जीवन में होने वाली जो हानियां हैं, उनके बारे में विचार नहीं कर पाते। यदि हम ज्योतिष में जो बातें बताई हैं, सूर्य सिद्धांत के अनुसार आचार्यों ने प्रकृति का अध्ययन किया, वो बताई हैं, उस पर हम आज का जो खगोल शास्त्री है वो विचार करें, तो लाभ जो बताए गए हैं कि ये करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठने से तो आपको ये लाभ होगा, उषा काल में ये करेंगे तो ये लाभ होगा, प्रातः रास में हमारे शरीर की ये स्थिति होती है, किसके कारण, ज्योतिष के कारण, तो उसका ये लाभ होगा, मध्याह्न में ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये लाभ होगा, ये हानि होगी, तो अधिक मानवता का कल्याण होगा और स्वयं उनका भी हो जाएगा। अब देखिए, हर ऋतु में एक जैसा भोजन नहीं है, तो ऋतु क्या है, ऋतु तो सूर्य बनाता है, सूर्य क्या है, एक नक्षत्र है। ऐसे ही चंद्रमा है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है औषधियों पर, वनस्पतियों पर लिखा पति औषधि नाम, औषधियों का वो स्वामी, ऐसा लिखा। तो रात्रि में हम स्वयं देखते हैं, मैं वृक्ष वनस्पतियाँ इनसे बहुत जुड़ा हुआ हूँ, बहुत हमने वेद वाटिका बनाई है, मैं देखता हूँ उसमें फल हैं, औषधियाँ हमने लगाई हैं, मैं देखता हूँ फूल कब खिला, कब बंद हुआ, कब मुकुलित हुआ, कब वो विकसित हुआ, किस ऋतु में कब हो रहे हैं,
पूर्वी हवा चल रही है या पश्चिमी हवा चल रही है, तो जब पूर्वी हवा चल रही है हम देखते हैं इस समय लौकी तोरई आदि हम देखते हैं कि जिन दिनों बूंदाबांदी बहुत ज़्यादा चल रही है कई दिन तक और पूर्वी हवा चल रही है उन दिनों फल नहीं आता, फूल आके गिर जाते हैं, फूल ही नहीं आते। और जब 2 दिन 3 दिन चली तो तुरंत फूल आए, हमने देखा, और उसके बाद फल आने लगा। तो ये जो हवाएं हैं, हवाओं का रुख है, किसके कारण है? सूर्य और चंद्र के कारण है। तो ये ज्योतिष है, सारा ब्रह्मांड ज्योतिष से चल रहा है। तो ये हमारा जो भूगोल है ये उसके बिना कैसे चल सकता है? और उस पर रहने वाले जो प्राणी हैं उससे दूर रह करके, उसको न स्वीकार करके, उसका अपलाप करके, उसकी महत्ता को स्वीकार न करके कैसे सुखी हो सकते हैं? तो ज्योतिष जो है वो क्या है? देखो, वेद के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष को नेत्र स्वरूप कहा है। ज्योतिष क्या है? वेद रूपी पुरुष का नेत्र है। तो यदि आपने वेद यानी ज्ञान को प्राप्त करना है, यानी ज्ञान क्या है? सृष्टि को जानना है, ब्रह्मांड को जानना है, अपनी जीवन यात्रा को जानना है, अपने समाज को जानना है, तो यदि आपके पास नेत्र नहीं है, आप कितना देख पाएंगे? संसार में नेत्रहीन व्यक्ति का कैसा जीवन होता है? देखिए, एक नेत्र वाला है, एक नेत्रहीन है। तो नेत्रहीन व्यक्ति बेचारा है, दुखी है, दूसरों के सहारे है, वो संसार का यथार्थ नहीं जान पाता, अनुमान से जीवन जीता है, ठोकर खा लेता है, गिर जाता है, भोजन करता है, उसमें जो न खाने योग्य खाई जाती हैं चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें आप देखते हैं। नेत्रहीन का मतलब क्या है? कि जीवन में नेत्र वाले व्यक्ति की अपेक्षा उसको कितना कष्टमय जीवन जीना पड़ता है। तो ऐसे ही हम यदि सृष्टि को जानना चाहते हैं, वेद का मतलब ज्ञान, यदि ज्ञानवान होना चाहते हैं, तो यदि हम ज्योतिष को नहीं जान पाएंगे तो हमारी नेत्रहीन व्यक्ति वाली स्थिति रहेगी। मैं देखा हूँ, मैं जिन संस्थाओं में पढ़ा हूँ, देखो भारत में क्या है, जब ये जिसे ढोंग और पाखंड कह दिया जाता है इसको, ज्योतिष को, तो हर व्यक्ति ज्योतिष को नहीं जानता। उन्होंने ज्योतिष किसको सुना? ये जन्मपत्रियों को, ये राहु केतु के प्रभाव को, और उसमें लोगों का शोषण होता है, किया जा रहा है, समाज में बुद्धिजीवी लोग देखते हैं, तो वो क्या कहते हैं? ये सब बकवास है, ये ढोंग और पाखंड है। उसके कारण हमने अपने जीवन से ज्योतिष को ही निकाल दिया, ज्योतिष को ही निकाल दिया। उसके निकालने से क्या हो गया कि हमने संसार को देखा ही नहीं, देखने की सामर्थ्य खो दी। जब ज्योतिष निकल गई तो नेत्र निकल गया, तो सामर्थ्य कितनी रहेगी? उस सामर्थ्य से संसार को कितना जान पाएंगे और उसका कितना लाभ उठा पाएंगे, या उससे होने वाली हानियों से कितना बच पाएंगे? तो ज्योतिष जो है वो क्या है? नेत्र स्वरूप है। इसलिए हमें नेत्र की महत्ता को जीवन में जान करके, ज्ञान जगत में जब प्रवेश करेंगे तो ज्योतिष की महत्ता को जाने बिना नहीं कर सकते। अब देखिए, आपने देखा होगा ये धूमकेतु, उसकी चर्चा आती, ये ज्येष्ठा नक्षत्र है, ये भरणी नक्षत्र है, ये कृतिका नक्षत्र है, ये राशियां हैं, ये सब क्या हैं? इनका अपलाप नहीं कर सकते हैं। नक्षत्र क्या है? मैंने बताया, नक्षत्र सूर्य को गए। हमारा जैसा सूर्य है ऐसे ही सूर्य हैं, इससे बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, और ऐसे अरबों सूर्य हैं हमारी गैलेक्सी में, हमारी आकाशगंगा में, निहारिका में, और ऐसी अरबों आकाशगंगाएं हैं। तो हमारे यहाँ जो ये नक्षत्र क्या हैं, राशियां क्या हैं, राहु केतु क्या हैं, आने वाले व्याख्यानों में अलग अलग समय पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। यहाँ केवल इस बारे में ये बताना चाहूँगा कि जो अब सूर्य उस नक्षत्र में है,
अब चंद्रमा उस नक्षत्र में है, सूर्य अब उस राशि में है, इनके प्रभाव दिखाए जाते हैं। अब देखिए मकर संक्रांति मनाते हैं, जब अवसर आएगा तो विस्तार से बताऊंगा। मकर संक्रांति का मतलब क्या है कि एक बिंदु है आकाश में, वहां पर सूर्य जब पहुंचता है, वैसे तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ये सांसारिक सत्य है, रित है, प्राकृतिक सत्य है, लेकिन व्यवहार में हम क्या देखते हैं, सूर्य उदय हुआ, सूर्य ऊपर आ गया, सूर्य ढल गया, सूर्य अस्त हो गया। तो ऐसे ही व्यवहार की दृष्टि से हम क्या कहते हैं, सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गया, तो उस समय कितना शीत होता है। तो क्या हुआ कि मकर राशि ने हम पर प्रभाव नहीं डाला, सूर्य की उस स्थिति ने हम पर भूलोकवासियों पर प्रभाव डाला। और उत्तर जो खगोल है ना, भूगोल है, यानी भूमि का जो उत्तरार्ध है, उत्तर गोल है, उसमें अलग प्रभाव पड़ता है और दक्षिण में अलग पड़ता है। अभी सूर्य दक्षिणायन हुआ, तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध के जो लोग थे, फिजी के, न्यूजीलैंड के, उनको मकर संक्रांति जैसा उत्सव मनाना चाहिए था। क्यों कि सूर्य उनकी तरफ जाने लग गया, बिल्कुल नहीं था। ऐसे ही हम जब सूर्य मकर राशि में चला जाता है, तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में वो धीरे धीरे बढ़ेगा, उत्तर की तरफ बढ़ेगा, सूर्य बढ़ेगा, वो उत्सव मनाते हैं। तो वो प्रभाव है, तो वो राशि का प्रभाव नहीं है। उस स्थिति में जो सूर्य था उसका भूमि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे ही चंद्रमा अमावस्या वाले दिन किस स्थिति में है, पूर्णिमा वाले दिन किस स्थिति में है, अष्टमी वाले दिन किस स्थिति में है, तो उस दिन हम पर उसका क्या प्रभाव, प्रतिपदा को किस दिन होगा, किस स्थिति में होगा, उसका प्रभाव पड़ता है। वो जो प्रभाव है उसको हम नकार नहीं सकते, उनका प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा, ये भी विषय जानने का है कि जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है। देखिए शुक्ल पक्ष में चंद्रिका होती है तो प्रकाश होता है, आप देखते हैं जब प्रकाश होगा चंद्रमा का, चंद्रिकाएं, चंद्रमा की जो चंद्रिकाएं अमृत तुल्य हैं, अमृत के समान प्राणी जगत पर प्रभाव डालती है। और जब चंद्रमा का प्रभाव नहीं होता, कृष्ण पक्ष होता है, तो उस समय उसका अलग प्रभाव होगा। तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं कि प्रकृति की जो महान विभूतियां हैं, ये सूर्य चंद्र हैं, उनका प्रभाव नहीं होगा। इसके पश्चात जो हमारे ग्रह हैं, सौरमंडल के सदस्य हैं, जैसे बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, इन पर ज़्यादा भारतीय ज्योतिष में विचार किया गया। क्यों? क्योंकि ये निकट थे और उनमें भी सबसे अधिक बृहस्पति है। बृहस्पति पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है, तो सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? बृहस्पति का। उसके बाद शनि बड़ा है तो उसका है। हमारे निकट में कौन है? मंगल है और शुक्र है दोनों तरफ, तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है? वो और सूक्ष्म है। लेकिन वही बात मैं फिर दोहराता हूं कि इस दैनिक जीवन के, इस पाक्षिक जीवन के, पक्ष का मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, आपने देखा 15 दिन में अलग अलग स्थिति होती है चंद्रमा की, इसलिए 2 पक्ष कहे। एक महीना होता है। आप देखिए कि आज से 1 महीने पहले सूर्य का कैसा प्रभाव था। जहां आप जिस भी स्थान पर हैं, 1 महीने बाद सूर्य का कितना प्रभाव होगा आप देखिएगा। उससे 1 महीने बाद क्या होगा, तो उसी के अनुसार हमारे यहाँ अहोरात्र, दिन और रात, दिन में सूर्य है, रात में नहीं है, तो देखिए प्रभाव है कि नहीं। दिन का स्वामी है सूर्य, रात्रि का स्वामी चंद्र है, उन दोनों का अलग अलग प्रभाव। तो ज्योतिष में ये जो ज्योति हैं, अब ज्योतिष क्यों कहा? ज्योति कहते हैं प्रकाश को, यानी जो प्रकाश के पुंज हैं, उन से संबंधित जो विद्या है उसका नाम ज्योतिष विद्या है। उनके ज्ञान को, उनके प्रभाव,
लाभ या हानि जो हम पर पड़ती है, उस सारी व्यवस्था को, उस सारी गणना को, अब गणना हम क्यों करते हैं? इसलिए गणना करते हैं ना कि भाई अब बताए कि सूरज इतनी देर में अस्त हो जाएगा, तो गणना से तो पता चला ना, अरे दिन तो इतने घंटे का, अरे इतने बजे अस्त होगा, अभी 2 घंटे बचे हैं। रात को उठ के घड़ी देख ली, तारे देख लिए, ये तारा यहाँ आता है, इसके इतनी देर बाद सूर्य उदय होता है। तो किसान लोग और लोग, हम बचपन में छोटे थे, मैं तो अब भी प्रातःकाल जब उठता हूँ तो तारे देख करके या बाहर की आवाज़ों से ही मुझे ये पता चल जाता है कि रात्रि का अब कितना प्रहर शेष है। तो ये गणनाएं हैं, इन गणनाओं से हम अपनी जीवन यात्रा चलाते हैं। सृष्टि को बने कितना समय हो गया, सृष्टि कितने समय बाद समाप्त हो जाएगी, ये सारी क्या है? ये गणनाएं हैं। तो ये सबका नाम ज्योतिष है। तो अलग अलग समयों पर जो काल गणनाएं हैं वो क्यों हैं, उनका क्या प्रभाव है, उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारे ग्रह हैं इनका प्रभाव पड़ता है, लेकिन उतना नहीं पड़ता जितना कि जन्मपत्री वाले बंधु बताते, और जो नकारते हैं मुझे लगता है कि वो भी ज्योतिष के साथ अन्याय करते हैं। 1300 गुणा बड़ा है बृहस्पति, लेकिन ये प्रभाव क्या है? हमारे सूक्ष्म प्रभाव हैं। और चंद्र और सूर्य का प्रभाव स्थूल प्रभाव है, वो सीधा दिखाई देता है। स्थूल सूक्ष्म से मेरा आशय क्या है कि स्थूल का मतलब जिसको सामान्य मनुष्य भी, पशु पक्षी भी जिसके बारे में जान लेते हैं। सूक्ष्म प्रभाव वो है जिनको विशेषज्ञ ही जान पाते हैं। जैसे एक व्यक्ति बहुत तेज पंखा चला के बैठता है, अरे एक व्यक्ति कहता है अरे इतनी जोर से नहीं भाई। एक व्यक्ति खूब जोर जोर से बोलता है, अरे कहता है कि नहीं बहुत आराम से, मुझे शांत एकांति चाहिए। वो अपनी अपनी अनुभूतियाँ हैं, अपने अपनी अनुभूति का स्तर है। एक व्यक्ति भोजन करता है, उसमें क्या करता है, जो रस है वो तीक्ष्ण रस लेता है, मधुर रस है तो बहुत ज़्यादा मीठा लेगा, कटुक रस है, तिक्त रस है, लवण है, बहुत ज़्यादा खाएगा। एक कहेगा नहीं ये ठीक नहीं है। एक चटकीले रंग पहनता है, एक चटकीले उसको बुरे लगते हैं कि नहीं ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्या अपनी अनुभूतियाँ हैं, इनका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे बड़े बड़े जो पिंड हैं उनका प्रभाव सूक्ष्म और स्थूल रूप से पड़ता है, ये हमें जानना होगा। अब देखिए वर्ष भर के ही बातें हैं। अब तो मैंने अहोरात्र की बात करी, पक्ष की बात करी, मास की करी। 2 महीने के बाद ऋतु, 2 महीने की एक ऋतु है भारतीय व्यवस्था में। ऋतु अलग अलग है, 6 ऋतुएं हैं। ऋतुओं को भी हमने बांट दिया। 3 ऋतुओं का उत्तरायण, 3 ऋतुओं का दक्षिणायन, वो अयन है। उत्तरायण का अलग प्रभाव है, दक्षिणायन का अलग प्रभाव। उसके बाद आप देखेंगे संवत्सर आता है, वर्ष। तो ये जितने भी कालखंड हैं उनके हमने नाम क्यों दिए? इसलिए दिए कि उन कालखंडों में हम प्रकृति को अपने अनुकूल या प्रतिकूल पाते हैं। वो अनुकूलता और प्रतिकूलता हमें जाननी होगी, उसको अपने जीवन में अपनाना होगा। और वो जब हम अपना लेंगे तो क्या होगा, हम प्रतिकूलताओं से होने वाली हानियों से अपने आप को बचा लेंगे। अब पक्षी हैं, पशु हैं, उन्हीं को ले लीजिए। वो दिन भर अपने भोजन के लिए बाहर गए हुए हैं और वो अंधकार से पहले क्यों वापस आते हैं? उनको पता है रात्रि उनके लिए हानिकारक है। हम क्यों रात्रि में अपने घरों में आ जाते हैं? क्योंकि हानिकारक। दिन होने से पहले मैं प्रातःकाल जब वाटिका में जाता हूँ, हैं जी, 4 बजे 4:30 बजे, तो घर पे गुच्छे वाली बेल है जिसे झुमका बेल कहते हैं, उसके ऊपर फूल आए हुए थे। जब मैं निकलता हूँ वो बिल्कुल मेरे शरीर को छूती है। पश्चिमाभिमुख मकान है तो धूप न आए इसलिए वो लगाई। क्यों लगाई? ये ज्योतिष के कारण लगाई मैंने, क्योंकि पूर्वाभिमुख मकान क्यों उत्तम माना गया है कि प्रातःकाल
सूर्य की किरणें वहाँ आएंगी। ये वास्तु के जब विषय आएंगे तो बताएंगे कि ये क्यों अच्छे हैं, क्या हैं। तो मैंने ये लगाई सूर्य के पश्चिम में दोपहर के बाद के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए। क्यों लगाई? क्योंकि मुझे इस चीज़ का ज्ञान था कि दोपहर के बाद का जो सूरज है वो तीक्ष्ण है, और जब हम बाहर निकलेंगे, कहीं जाएंगे या कोई चीज़ होगी तो वो कष्ट होगा, या वहाँ जो सामग्री रखी हुई होगी, कोई वाहन होगा, कोई चीज़ें, तो उसको वो प्रभावित करेंगी, हानि पहुंचाएंगी। तो बेल लगा दी। कमरे मकान तपेगा नहीं। तो मैं जो बात कह रहा था, तो मैं प्रातःकाल देखता हूँ कि पुष्प खिलने लग गए, यानी सूर्य अभी निकला ही नहीं है, अभी उषा काल ही है, ब्रह्म मुहूर्त जाने वाला है, और वो खिलने लग गए। देखिए उस समय मधुमक्खियां विशेषकर मैं देखता हूँ, अन्य भी हो सकते हैं, उनके मैं नाम नहीं जानता, उड़ने वाले छोटे छोटे हैं जी, मधुमक्खी से छोटे आकार के, वो गूं 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 की आवाज़ आती। देखा ये क्या? देखा तो अरे वो तो इनका मकरंद, इनका पराग ढूंढ रहे हैं और ले रहे हैं। क्यों? कि अब ये खिल गए होंगे। उनको भी ज्योतिष का ज्ञान है, उनको भी ज्योतिष का पता है कि कब लाभ होगा, कब हानि होगी, तब उनको ज्ञान है, मनुष्य को क्यों नहीं? तो जो आधुनिक खगोलविद हैं वो इस तरफ ध्यान दें, उसको नकारें न कि जीवन में ज्योतिष है या नहीं। और जो प्राचीन हैं उनको ये बात जाननी होगी कि जो हम कह रहे हैं उस राई को पहाड़ न बनाएं, लोगों को भयभीत न करें, या उसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दिखाएं जितना हम उसका लाभ और हानि बता रहे हैं जी। तो मैं उदाहरण देके बताता हूँ आपको। जैसे आप समाज में देखेंगे कि 2 दिवाली, इस वर्ष 2 दिवाली आएंगी। कई बार कहेंगे लो जी इन पंडितों ने 2 दिवाली कर दी। क्या कहेंगे? इन पंडितों ने पता नहीं क्या कर दिया, कभी घटा देते हैं तिथि, कभी बढ़ा देते हैं। तो ये हम क्यों बोल देते हैं? क्योंकि हमें ज्योतिष का ज्ञान नहीं। अभी शरद पूर्णिमा आएगी, अब से लगभग 2 मास बाद। इस बार 2 आश्विन हैं। ये क्यों हैं, क्या हैं, ये बातें बाद में बताएंगे। तो शरद पूर्णिमा क्या है? देखिए, रात्रि को चंद्रिका में बैठना, खीर बनाना, ये सारी चीजें उसमें हैं। जो विषय आएगा बताएंगे। तो रात्रि को जागना, चंद्रिका में बैठना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है पूर्णिमा, जिस दिन हम क्या करते हैं, इसको पर्व कहते हैं, यानी 2 पक्षों को जोड़ते हैं, यज्ञ आदि करते हैं। तो एक कार्य तो पहले दिन किया जाएगा और एक कार्य अगले दिन किया जाएगा। जैसे देखो, अब शरद पूर्णिमा जो है कब है? 30 अक्टूबर को है। 30 अक्टूबर को है, जिसे कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। मध्य भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में शरद पूर्णिमा के रूप में जानते हैं। वो भी बहुत कम लोग जानते हैं, ज्योतिष की दृष्टि से अन्य लोग नहीं जानते। और उस दिन महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन मनाते हैं। तो मैंने कई बार देखा कि लोग जिस दिन वाल्मीकि जी का जन्मदिन है उस दिन शरद पूर्णिमा मनाते हैं। यानी जिस समय सूर्य उदय होता है उस समय जो तिथि होती है, पूरे दिन की वो तिथि मानी जाती है। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है कि जैसे शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर को है, कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, लेकिन वाल्मीकि जयंती 31 को है। क्यों है? कि देखिए 30 तारीख को 5:46 पर पूर्णिमा आरंभ होगी, सायंकाल। इसका मतलब क्या हुआ कि रात्रि से पहले पूर्णिमा आरंभ हो गई, और ये सारी रात्रि 30 तारीख की जो रात्रि है वो पूर्ण चंद्रमा होगा, आश्विन का वो पूर्णिमा है। उसी दिन आपको शरद पूर्णिमा मनानी चाहिए, खीर बना के रखनी चाहिए। लेकिन वाल्मीकि जयंती 31 को है। अब वाल्मीकि जयंती कब होगी? 31 तारीख को रात को 8:20 पर समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब 31 की रात्रि को, पूरी रात्रि को चंद्रमा पूर्ण नहीं होगा।
8:20 तक ही पूरा रहेगा, उसके बाद उसकी कला क्षीण होने लग जाएगी। कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा उस दिन नहीं होगी। तो यदि आप ज्योतिष को जानेंगे तो चंद्रमा का जो पूर्ण रूप है और सबसे उत्तम पूर्णिमा मानी जाती है, इस दिन कहते हैं कि चंद्रमा अमृत ही बरसा रहा होता है, इतनी लाभकारी हैं किरणें, वो बताएंगे बाद में आयुर्वेद की दृष्टि से। तो इसलिए यदि ज्योतिष नहीं जानेंगे तो हम लाभ से वंचित हो जाएंगे। ज्यादातर आप लोग देखेंगे कुछ संगठन शरद पूर्णिमा मनाते हैं, वाल्मीकि जयंती, तो जिस दिन पूर्णिमा है यानी 31 तारीख को यज्ञ होगा, 31 तारीख को स्नान दान यज्ञ की पूर्णिमा होगी, क्योंकि प्रातःकाल होना ये कार्य सूर्य उदय के समय होता है, और लोग उस दिन रात्रि को शरद पूर्णिमा मनाएंगे। जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो वो मना रहे हैं, लेकिन उससे लाभ से लाभान्वित नहीं हो पाते, वंचित रह जाएंगे। ऐसे ही आगे आएगी दीपावली। इस बार दीपावली भी 2 हैं, यानी कौन सी? दीपावली यानी कार्तिक अमावस्या, जिसे हम दीपावली कहते हैं, बहुत गहरी रात है। तो दीपावली, दीपमाला, दीपदान तो किस दिन करना है आपने? 14 नवंबर को। किस दिन करना है? 14 नवंबर को। 14 नवंबर को 2:20 पर दिन में अमावस्या आरंभ हो जाएगी। इसका मतलब रात्रि पूर्ण अंधकारमयी होगी, चंद्रमा पूर्ण अंधकार से ढका हुआ होगा, उसमें प्रकाश नहीं पड़ेगा सूर्य का। और 15 नवंबर को 10:40 पर सवेरे जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो अब आप देखिएगा कि 15 नवंबर को क्या मनाएंगे? यदि रात्रि को दिवाली मनाएंगे तब तक तो अमावस्या है ही नहीं, लेकिन शारदीय नवसस्यष्टि कहते हैं इस दिन, शरद ऋतु के नवसस्यष्टि, उससे संबंधित जो यज्ञ हैं वो 15 को करने हैं, क्योंकि 15 का जो सूर्य उदय है वो अमावस्या में हो रहा है और 14 का सूर्य उदय चतुर्दशी में हो रहा है। तो अलग अलग कृत्य हैं। व्रत उपवास की अमावस्या, व्रत उपवास की पूर्णिमा पहले दिन करनी है जब रात्रि को, क्योंकि चंद्रमा को देख करके, तारों को देख करके पारणा विधि करनी होती है। लेकिन यज्ञ, दान, पुण्य, स्नान ये उदय होते हुए सूर्य के अनुसार करने होते हैं, तो वो अगले दिन होंगे। नवसस्यष्टि अगले दिन होगी। तो ये 2 उदाहरण मैंने बताए। ऐसे वर्ष भर अनेक बार ऐसा होता है। और ये अमावस्या पूर्णिमा मेरे या आपके या किसी ब्राह्मण या ज्योतिषी के करने से नहीं है, ये तो चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा अपनी गति से चल रहा है, और चंद्रमा जो चल रहा है, गति कर रहा है, उसका जो परिक्रमा का मार्ग है उसको 30 भागों में बांटा हुआ है। 30 भागों में जो बांटा हुआ है उतने भाग पर जब चलता है तो एक तिथि पूरी हो जाती है। कभी वो उतने ही स्थान को, जितना उसने 30 भाग चलना है, उस भाग को वो कैसे कर लेता है? जल्दी पूरा कर लेता है उतने मार्ग को। और कभी वो देर से। क्यों? जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो वो तीव्र गति से चलता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, और जब वो बहुत दूर होता है चंद्रमा तो वो कैसे चलता है? मंद गति से चलता है। तो उतना ही समय, मान लीजिए 2 किलोमीटर रोज चलता है चंद्रमा, तो दूर होगा तो वो अधिक समय लेगा, और जब निकट होगा तो कम समय में ही कर लेगा। इसलिए कभी 2 तिथियां हो जाती हैं, कभी एक दिन में ही 2 तिथियां हो जाती हैं, और कभी 2 दिन में 1 तिथि चलती है। उसका ये कारण है। तो उसमें पंडित जी, पंचांग वाले या ब्राह्मण उसमें कारण नहीं है। ये जो हम ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि हमें ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। तो माननीय सज्जनों, ज्योतिष जीवन में हमारे कैसे उपयोगी है, उसका हम कैसे लाभ ले सकते हैं, इस पर हम ज्योतिष विचार, ये हमारा जो वेद विचार प्रवाह, जिसे आप चैनल कहते हैं, जो हमने आरंभ किया है, वेद विचार प्रवाह इसका नाम है। इसमें अलग अलग प्रखंड होंगे। एक ज्योतिष विचार होगा, एक आयुर्वेद विचार होगा, एक में सामुद्रिक शास्त्र विचार होगा, एक में वास्तु विचार होगा, एक में रामायण का यथार्थ
यानी रामायण पर विचार होगा, महाभारत पर, धर्मशास्त्र, यानी प्राचीन जितनी भी भारतीय विद्याएं हैं, ज्ञान है, ज्ञान निधि है, उस पर हम विचार करेंगे। ये जो विचार हैं ये आपको ग्राह्य भी हो सकते हैं, ये विचार आपको ग्रहण करने योग्य न हो ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपके अपने विवेक पर है। मैं तो एक आचार्य हूँ, अध्यापक हूँ, और उसका कार्य क्या है? बादल का कार्य। बादल समुद्र से जल लाता है, बरसा देता है। कौन उसको ग्रहण करता है, किस रूप में ग्रहण करता है, ये ग्रहण करने वाले के ऊपर है। तो मेरे विचार पूर्ण भी हो सकते हैं, अपूर्ण भी हो सकते हैं, कुछ ग्राह्य और कुछ अग्राह्य भी हो सकते हैं। उनको आप अपनी अपनी दृष्टि से सोचें, और जो आपको कोई सुझाव लगे या कोई चीज़ आपको अनुचित लगे, उसके ऊपर आप प्रश्नोत्तर के माध्यम से किसी भी रूप में मेरे से चिंतन कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।